Hello students, today we are going to study chapter number 5 in the geography section for class 8 industries. In this section we study about different types of industries according to their raw materials, according to the basis of their labor, transport, mechanisms. Then these things and classification of industries. We also known about raw material based, agro based industries, mineral based industry, marine based industry, forest based industry, according to the size, the small scale, large scale, ownership, private sector industry, joint sector industries, or public sector industries. What are the factors, different types of factors affecting to the location of industries and industrial systems. So let me know what are the industries. Industries including in the secondary activities or manufacturing change raw materials into products or more value to people. एज वी नो दैट जो इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, ये एक प्रकार की सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके कोई रेडीमेड गुड्स बनाया जाता है, उसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज़ को मेनली जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया गया, जिसमें कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मशीनों में डाल करके हम कोई वैल्यूएबल गुड्स बनाते हैं ताकि लोगों के यूज़ में वो आ सके। इसके लिए हम पेपर, पल्प, ये सबसे क्लोथ्स वगैरह बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, कॉटन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो कच्ची कॉटन होती है, रॉ कॉटन, उससे हम डिफरेंट टाइप की रेडी टू यूज़ थ्रेड्स बनाते हैं और उन थ्रेड्स से वीविंग करके, स्पिनिंग और वीविंग करने के बाद डिफरेंट टाइप की क्लोथ्स, रेडीमेड गारमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्री है क्या एक्चुअली। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। यानी कि इंडस्ट्री को देखा जाए तो वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स वगैरह से प्रोसेसिंग करके, उसका एक्सट्रैक्शन करके गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अब क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री को। रॉ मटेरियल के बेस पर, साइज़ के बेस पर, ओनरशिप के। रॉ मटेरियल के बेस पर अगर हम इसे क्लासीफाई करेंगे तो हमें 4 टाइप की इंडस्ट्री मिलेगी। एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मिलेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल बेस्ड ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है वो एनिमल से और प्लांट से मिलता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल से रॉ मटेरियल लिए जाते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस किया करके गुड्स तैयार कर दिया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, वो मिनरल ओड्स के फॉर्म में निकालते हैं और उन मिनरल ओड्स से प्रोसेसिंग करके उसको न्यू मिनरल्स के फॉर्म में, जैसे आयरन तैयार करना है, आयरन से स्टील बनाना है, ये आयरन ओर से बनता है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में हम आयरन ओर लेते हैं। इसमें ही कई सारी हैवी मशीनरी है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, प्रोडक्ट्स है, रेलवे रोड, कोचेस हैं, ये सब बनाए जाते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। तीसरी आती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है, इसमें जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कहाँ से निकलता है, उसका रॉ मटेरियल हमें सी या ओशन से मिलता है। इन इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग होती है जिसके बाद सी फूड बनता है, मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल बनता है। ठीक है। अब फोर्थ है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें जो फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल निकलता है, जैसे कि कोई बार्क है या कोई सीड्स हैं, पल्प है, पल्प वगैरह से, जैसे फॉरेस्ट के पल्प से पेपर बनता है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिनल जो यूज़ में आती हैं, फर्नीचर्स बनते हैं और बिल्डिंग्स बनती हैं। अब साइज़ के बेसिस पे देखें तो साइज़ के बेसिस पे 2 प्रकार की इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसमें पहले सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ है, जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पर चलती है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। जिसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैंड टू हैंड, जो आर्टिशियंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनके थ्रू वो हाथों से कॉटेज इंडस्ट्री को तैयार करते हैं। जैसे कोई बास्केट वीविंग है, कोई टोकरी बुनने का काम है, हैंडीक्राफ्ट है, पॉटरी मेकिंग है, सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। और इसमें कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी भी कम लगती है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो बहुत बड़े पैमाने पर आता है, और दूसरी बात है उसमें काफ़ी पैसा लगता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जैसे बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, आयरन वगैरह भी इसी में आते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं, या बहुत बड़े स्तर पे कोई राइस मिल लगा रहा है तो वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। अब ओनरशिप के बेसिस पे देखेंगे तो ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कोई
जो कंपनी का जो मालिकाना हक है या कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कोई इंडिविजुअल होता है या कोई 2 या 3 लोगों का ग्रुप होता है जो कि इंडिविजुअली उस प्राइवेट कंपनी को चलाता है। अब ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इसमें जो उनका मालिकाना हक होता है और जो ये ऑपरेट होती है वो उन्हीं लोगों के द्वारा ही होती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें जो ओनरशिप होती है और जो ऑपरेशन होता है, यानी कि ऑपरेट दैट कंपनी विच वाज ऑपरेटेड एंड विच वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चलते हैं वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में सारा रूल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाएगा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जहाँ पर एचएल है, जहाँ पर हवाई जहाज के कोरकल पुर्जे और एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं। अब ऐसे ही तीसरी इंडस्ट्री आती है। अब जैसे एक और है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में, एक आप कह सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी गवर्नमेंट की द्वारा पूरी तरीके से ओन्ड की जाती है और ऑपरेट की जाती है, तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो तीसरे प्रकार की इंडस्ट्री है, सेकेंड टाइप की, जिसमें कि जो ओन्ड और ऑपरेट की जाती है किसी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। मतलब इसमें लोग भी हो शामिल होते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में, और गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस और पॉलिसीज भी लगती हैं, यानी कि दोनों का ही बराबर बराबर का हिस्सेदारी होती है इसमें, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की भी, व्यक्ति की या किसी कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है उनकी, और साथ में गवर्नमेंट की। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, मारुति उद्योग लिमिटेड में पैसा वगैरह जो है वो गवर्नमेंट कुछ हिस्सा लगाती है और कुछ हिस्सा जो है लोग लगाते हैं। अब तीसरी इंडस्ट्री आती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स होते हैं उन्हीं का अपना, उन्हीं के द्वारा वो ओनरशिप भी होती है, उन्हीं के द्वारा वो कॉपरेट की जाती है और ऑपरेट भी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स और वर्कर्स दोनों ही मिलकर काम करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स के रूप में जो कच्चा माल आता है वो इंडिविजुअल जिसकी वो कंपनी होती है वो व्यक्ति, और साथ में वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स, इन सब का शेयर लगा होता है। इसमें से आनंद मिल्क यूनियन है, सुधा डेयरी है, इसमें लोगों ने भी अपना शेयर लगा रखा है जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, और साथ में जो वहाँ का मालिक है उन सब ने मिल करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की बनाई और ये कंपनी चला रहे हैं। अब आता है किसी भी एरिया में अगर आप इंडस्ट्री है तो उसमें डिफरेंट टाइप के लोकेशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट का साधन कैसा है, लैंड एरिया किस तरह है, पावर वाकई सप्लाई ढंग से है या नहीं, रॉ मटेरियल्स वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं, कम कॉस्ट पे मिलते हैं, कम चीप लेबर मिलता है, सस्ता कैपिटल, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, मार्केट पास में है, वाटर वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो वो इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ करती है। दीज आर द सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल सिस्टम में देखें तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 सिस्टम आते हैं, एक इनपुट प्रोसेसिंग और एक दूसरा आउटपुट। इनपुट में रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट, पावर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इनपुट में दिए जाते हैं। अब प्रोसेसिंग में वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तैयार करना। आउटपुट में आता है एंड प्रोडक्ट, जिसमें कि हम लोग इनकम को अर्न करते हैं, जैसे कि इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इनपुट है। और जो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें तो इनपुट क्या है, कि रॉ कॉटन जो आया वो इनपुट है, ह्यूमन लेबर लगी, फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ये सब जो है इनपुट के रूप में। प्रोसेसिंग के रूप में क्या होगा, गिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, डाइंग होगी, प्रिंटिंग से प्रोसेसिंग होती है। और आउटपुट के रूप में आपको एक शर्ट बाहर मिलती है, जो शर्ट रेडीमेड तैयार होती है वो आप उसका कॉटन टेक्सटाइल मिल का आउटपुट है। इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रीजन में हम लोग देखते हैं कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया में है। हमारे यहाँ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखें तो टेम्परेट, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो टेम्परेट एरियाज में लगे, जैसे नियर जो कि सी पोर्ट के पास हों, समुद्री बंदरगाह के पास हों, ताकि लोगों को माल को लाने ले जाने में आसानी हो सके, और कोल फील्ड्स वगैरह भी उनके पास हों। अब इंडिया में जो सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो मुंबई है, पूना क्लस्टर है, बेंगलोर रीजन है, तमिलनाडु है, छोटा नागपुर का रीजन है, हुगली रिवर है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गोरेगांव दिल्ली मेरठ है ना, और साथ में कोलाकम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सब मेन इंडिया के क्लस्टर रीजन में इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई पड़ते हैं। अब हम इसे मैप की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। तो मैप में हमने ये देखा बच्चों की इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ब्लैक बॉडी से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो गंगा वैली रीजन ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंबई का पूरा एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखिए
मुंबई का पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। गंगा वैली रीजन जो है यहाँ पर, ये भी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। चेन्नई में है। फरगना वैली जो कि ऊपर की तरफ अफगानिस्तान में है। ईरान, इराक, कुवैत, इसराइल, यहाँ पर खार्टूम, नैरोबी, नाइजीरिया, ये साउथ अफ्रीका में है। डरबन, कैप टाउन, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्को, डोनबास, और यहाँ कुर्बोज, यूराल पर्वत, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यूरोप का। और इसके अलावा आपको यूरोप में और भी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर जनरली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बीजिंग का क्षेत्र है चाइना में, शंघाई है, वुहान रीजन है, यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल, जापान है, कोरीज है, ये कोरियाज है। और ये है आपका ये गुंजाहो, हांगकांग एरिया, मनीला, जावा, पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये सारे रीजन जो है सब आपको दिखाए गए हैं ब्लैक से, वो सारे इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर देखिए सैन डियागो है, ब्यूनस आयर्स है, ब्राज़ील है, साउथर्न ब्राज़ील है, बहाइया कोस्ट है, बागोटा है, इक्वेडोर है, लीमा है, काराकोस है, गल्फ कोस्ट है, फिनिक्स है, डेनेवोर है, एंगोलो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है पूरी, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, ठीक है। और ये आपका जो है वैंकशायर, सीटल है, ये सारा रीजन जो है वो सब इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों की मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंट्रीज़ जो कि जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसमें जैसे जर्मनी है, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में इंडिया सबसे आगे है, हांगकांग है, फिर साउथ कोरिया, जापान, ताइवान है। जो मेजर हब्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, वो सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। वो कहाँ पर है? सेंट्रल कैलिफोर्निया में आईटी इंडस्ट्री है। बेंगलोर रीजन में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर्स मौजूद हैं। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनपुट जो होता है वो रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में आयरन गोर, कोल, लाइम स्टोन होते हैं। और इसमें जो इसके साथ लेबर लगती है, कैपिटल, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सब इसमें देखा जाता है। ये रॉ मटेरियल के रूप में जो आयरन ओर होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। गलाने के बाद में उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद में जो है नया आयरन, जो टफ आयरन निकलता है, उसको कट किया जाता है वायर्स के रूप में। और उसके बाद उसमें कई सारे अलॉयज जैसे निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब छोटे छोटे अमाउंट में उसको मिलाया जाता है। अलॉयज जो है उससे उसको हार्डनेस मिलती है, टफनेस मिलती है, और रस्ट से उसको रेसिस्ट करने की एबिलिटी मिलती है। ये ब्लास्ट फर्नेस है जिसमें आयरन को बहुत ऊंचे तापमान पे गलाया जाता है। हॉट एयर नीचे से ब्लो करती है और ब्लास्ट फर्नेस में गलने के बाद में ऊपर से देखिए आयरन और लाइम स्टोन और कोक डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में लोहा गलने के बाद में, हॉट एयर के बाद में, मोल्टन आयरन यहाँ निकल जाता है। और ये गंदगी जो होती है स्लैग, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ये मोल्टन आयरन यहाँ पर निकल गया। अब आता है स्टील। स्टील की बात करें तो ये बैकबोन है किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री के। इस समय जो स्टील इंडस्ट्री है वो बैकबोन है, क्योंकि हर काम स्टील से ही बनता है, हर औजार स्टील से ही बनता है। जितने भी ट्रेन, ट्रक, टूल्स, मशीनरी, मेटल, सब मेटल से बने होते हैं, सब में आयरन लगता है। तो स्टील फ्रेमवर्क जो है वो मेन मशीनरी एरिया का, एक बहुत बड़े लार्ज बिल्डिंग एरिया को बनाने के लिए हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है। 1800 एडी से आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जो है हमारे यहाँ लोकेट है, जिससे कि रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर, ये सब इजीली अवेलेबल हो, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया। 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले हमारे जो लोकेट की गई थी वो जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। और इसको डेवलप करने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे यहाँ जो है जमशेद जी भाई टाटा जी को दिया जाता है, जो कि इन्होंने भिलाई नाम की जगह है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई थी। ये हिस्ट्री में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और फिलहाल तो जो है यहाँ पर हमारे यहाँ हमारे देश में भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, इन जगह 4 स्टेट में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम नाम का एरिया तमिलनाडु में, यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ी पैदावार होती है। 30 मिलियन टन लगभग जो है वहाँ पर, और उससे कई गुना ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। अब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर जो है वो बिफोर 1947 से ही हमारे देश में स्थापित की गई थी, टिस्को के नाम से। इसको बनाया गया था 1907 में साक्षी नाम की जगह पर। इसको सुबर्णरेखा रिवर और खरखरी रिवर झारखंड में, वहाँ पर ये एक इंडस्ट्री लगाई गई है। जमशेदपुर जो है बहुत कन्वीनियंट प्लेस थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे लगाई गई। और
साक्षी नाम के स्थान को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि ये 32 किलोमीटर का एरिया है जो कि कालीमती स्टेशन से बंगाल और नागपुर रेलवे लाइन को पार करता हुआ जाता है। ये आयरन और कोल और मैग्नीज के डिपॉजिट से सबसे नियरेस्ट पड़ता है प्लेस, जो कि कोलकाता रीजन से भी सटा हुआ है और यहाँ पर कोलकाता में इसको लार्ज मार्केट मिल जाता है। टिस्को जो है अपना कोल झरिया से उठाता है, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज उड़ीसा से लेता है, छत्तीसगढ़ से लेता है। खरखरी और सुबर्णरेखा रिवर जो है इसको अच्छी तरीके से वाटर सप्लाई देती हैं। गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव किए हैं जिससे कि एडिक्वेट कैपिटल इसमें लगाई गई है बाद में। जमशेदपुर जो है ये कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर प्लांट अप हैं, टिस्को के बाद प्लांट अप हुए हैं, जिसमें केमिकल एरिया है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल और वायर। अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे पहले से भी खुल गई हैं। अब आता है बच्चों की जो डेवलपमेंट होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ये सभी और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी दरवाजे खोल देता है। अगर वहाँ कहीं से देश की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत डेवलप है तो उसकी ही सहारे से दूसरी छोटे छोटे और अलग इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाती हैं। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसलिए बैकबोन है हमारे देश का क्योंकि इस किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन हो सकता है, ताकि इससे छोटे छोटे और इंटीग्रल स्टील प्लांट्स भी खोलते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज भी और खुलती हैं। पूरे वर्ल्ड में देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। ये सबसे बड़ा हब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, जो कि यहाँ पर आयरन माइंस है मिनेसोटा एरिया में, 1500 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है पिट्सबर्ग से। और यहाँ पर मेनली जो है मोनोगेला और अलेगेनी रिवर्स जो है यहाँ पर वाटर प्रोवाइड कराती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है। ओहियो रिवर है इसी के पास में, वाटर रूट और लैंड एरिया दोनों ही पास पड़ते हैं। अब आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स वगैरह तैयार करने के लिए, क्लोथ तैयार करने के लिए, टेक्सटाइल तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका जो मेन फाइबर होता है वो वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट इनसे मिलता है। बहुत सारे लोगों ने अब सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में मैन मेड फाइबर्स भी निकाले, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक और रेयॉन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की। लगभग 18 सेंचुरी के पास से ही कॉटन क्लोथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुए थे हमारे लिए। और इसके लिए स्पिनिंग जेनी यानी कि स्पिनिंग व्हील भी तैयार किया गया था, लूम्स, पावर लूम्स तैयार किए गए थे। 18 सेंचुरी में पावर लूम्स ने कॉटन टेक्सटाइल के डेवलपमेंट को और फैसिलिटेट किया था, जबकि ब्रिटेन में सबसे पहले पावर लूम बना था, एक इलेक्ट्रिकल चरखा जिसको बोल सकते हैं, उससे उसकी सहायता से कॉटन के थ्रेड्स तैयार किए जाते थे। अब आजकल के ज़माने में इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए ये बहुत लार्ज प्रोडक्शन करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का और कॉटन टेक्सटाइल्स का। अब ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा कॉटन के कपड़े की मांग है और कॉटन बहुत अच्छी तरह वहाँ पे भी स्पन किया जाता है, हैंड से तैयार किया जाता है। हमारे देश के अंदर, हमारे देश के आसपास, जैसे कि बांग्लादेश में ढाका का मुस्लिन बहुत फेमस है, मसूलीपट्टनम का चितनीज है, कालीकट का कैलिकोज है। बुरहानपुर का देखें तो ये बुरहानपुर है, यहाँ का व्रॉट कॉटन बहुत फेमस है। अब आता है बच्चों की इसके बाद जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल है वो हमारे देश में सबसे पहले मुंबई में इस्टेब्लिश की गई थी 1854 में। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट है, पोर्ट है आसपास, इंपोर्ट मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल्स की, स्किल्ड लेबर है यहाँ पर, और रैपिड एक्सपेंशन है इंडस्ट्री का। गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में फेवरेबल क्लाइमेट है इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है कॉटन की। अहमदाबाद इसका मेन एरिया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, ये सब मेन एरिया है। अहमदाबाद जो साबरमती किनारे स्थित है, 1859 में यहाँ पे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी भी है इंडिया की, मुंबई। अब अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉटन जो है पूरे इंडिया का अहमदाबाद में ही पैदा हो किया जाता है। और यहाँ पर वेल डेवलप्ड रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, चीप लेबर है, इसलिए कॉटन का रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलता है, इसलिए कॉटन सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाई जाती है और कॉटन की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी यहीं पर है। ओसाका जो है वो जापान में, ये जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। इंडिया का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है और ब्रिटेन में तो है ही मैनचेस्टर जो कि कॉटन के लिए फेमस है, और जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका, जो कि सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है जापान का। यहाँ पर जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, रिवर है योडो जैसे जहाँ पर ईजिली सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कराता है मिल्स को, लेबर ईजिली अवेलेबल है, लोकेशन और फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छी तरह हैं। और इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए को कॉटन यहीं से इंपोर्ट किया जाता है ओसाका से। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो होती है, जो स्टोरेज करती है, प्रोसेसिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है इंफॉर्मेशन का। और इस समय ग्लोबल वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा मांग है। इसमें मेजर हब जो आईटी इंडस्ट्री के हैं वो इस समय सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया में स्थित है। और हमारे देश में, इंडिया में, बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इंडिया के अंदर कोई आईटी हब है तो वो बेंगलोर है। और बेंगलोर जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में स्थित है, और सबसे ज़्यादा सिलिकॉन प्लेट्यू के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि ये सिटी माइल्ड क्लाइमेट रहता है 24 घंटे यहाँ पर। सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पर सेंट क्लारा वैली, ये एक्चुअली रॉकी पर्वतमाला के आसपास है नॉर्थ अमेरिका में, तो इसलिए इसको सेंट क्लारा वैली के नाम से सिलिकॉन वैली कहा गया है। यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है, थोड़ा गर्म वातावरण है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान कभी नहीं जाता। और यहाँ पर सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलोर में, हमारे यहाँ इंडिया में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, ये दोनों ही सेंटर, अगर कैलिफोर्निया अमेरिका में देखें, नॉर्थ अमेरिका में, तो कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली सेंटर है जहाँ की आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस है। और हमारे इंडिया के अंदर बेंगलोर जो है ये सिलिकॉन प्लेट्यू है, जो कि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैली के रूप में ही फेमस है और सबसे ज़्यादा आईटी हब में, आईटी का हब बना हुआ है। इसके अलावा बेंगलोर के सेकंड नंबर पर मुंबई आता है। मुंबई के अलावा न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, ये सब आईटी हब हैं। और अभी नई सिटीज़ में जैसे गुड़गांव है, पुणे है, तिरुवनंतपुरम है, कोच्चि और चंडीगढ़, ये सारे आईटी सेक्टर्स हैं। बेंगलोर एक यूनिक एडवांटेज पाता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है मिडिल और टॉप मैनेजमेंट टैलेंट की। अब अगर कंपेयर करें बच्चों, तो जो अगर हम देखें लोकेशन एडवांटेज सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलोर और लोकेशन एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से मिल जाएगा कि सिलिकॉन वैली बेंगलोर में क्या क्या फेमस है। बेंगलोर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, आईटी कॉलेजेस मिलेंगे। इंडिया के सिटी जो है वो डस्ट फ्री है, लो रेंट पे लोगों को हर चीज़ अवेलेबल है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग लगती है। स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका की जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है आईटी के क्षेत्र में, जो कि 1990 से कारगर हैं और बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले अनाउंस की गई थी आईटी सेक्टर में ये पॉलिसीज़ कर्नाटका में। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में सबसे पहले ये आईटी पॉलिसी को लागू किया था। सिटी में लार्जेस्ट और वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी है, स्किल्ड और मैनेजर्स मिल जाते हैं, वर्किंग स्टाफ अच्छा मिल जाता है, वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही अगर आप कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की बात करें तो वहाँ पर क्या है, क्लोज टू द सम ऑफ द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर आईटी सेक्टर के आसपास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सेंटर हैं। प्लीजेंट अच्छा सा क्लाइमेट है, अट्रैक्टिव क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, प्लेंटी ऑफ स्पेस की कमी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। लोकेटेड के क्लोज टू द मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, यहाँ पे मेजर रोड्स और एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, जो कि इंडस्ट्रीज़ के पास में हैं। और मार्केट में एसेसिबिलिटी अच्छी है, स्किल्ड वर्क फोर्स मिलता है, इसलिए आईटी सेक्टर यहाँ पर बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपैंड है। तो बच्चों यहाँ पर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। टिल देन, गुड बाय।